हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीकेम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर मतलब देखो ना, एक ट्रांसफार्म तुमने एक चीज पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वो इंग्लिश की है ना, इंग्लिश में वो पढ़ाया नहीं जाता, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव सिखाते हैं वगैरह वगैरह, जो भी सिखाते हैं वैसा कुछ। ट्रांसफार्मर क्या चीज है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है, ट्रांसफार्मर क्या एक ऐसा डिवाइस है जो कुछ काम करता है, ये भी ट्रांसफॉर्म करता है। जैसे उसमें आप लोग एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में जाते हो, एक डिग्री से दूसरी डिग्री में जाते हो, ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा। वैसा ये ट्रांसफार्मर है, एक जगह से एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू तक जाता है। यानी आपके पास क्या चीजें हैं? करंट है और आपके पास वोल्टेज है, दो ही चीजें तो हैं। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन, दो ही चीजें हैं। यानी ये V और I को चेंज करेगा, दैट इज नोन एज ट्रांसफार्मर। परिवर्तक है ये, रूपांतरण है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर बदलता रहता है। तो काम क्या करेगा ट्रांसफार्मर? क्या चीज है? सबसे पहले तो ये जानो कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है। बढ़िया सा ऐसा क्रोड जैसा होता है ना, पटलिट क्रोड होती है, ठीक है, एक क्रोड होती है। अभी जानोगे सब ये सब क्या है। आप ये समझो कि ऐसे ऐसे स्क्वायर शेप की, या किसी भी शेप की हो सकती है, मोस्टली स्क्वायर शेप की, स्क्वायर शेप की ऐसे रॉड होती है, उस रॉड पे क्वाइल लपेटी गई होती है ऐसे, ठीक है। तो ये जो क्वाइल लपेटी गई होती है इसको बोलते हैं एक क्वाइल, जिसको मान लो मेन सोर्स से जोड़ा गया हो, एसी सोर्स से क्या करा गया हो, जोड़ा गया हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जिसमें करंट चलेगी, उसका नाम होता है प्राइमरी क्वाइल। सबको पता है कि हाँ, जिसमें करंट चलती है उसे प्राइमरी क्वाइल कहते हैं। पहले पढ़ा था तुमने प्राथमिक कुंडली, है ना, और वो एसी मेंस हो गया जिससे वो जोड़ा गया है। फिर उसके नीचे दूसरी उसी क्रोड पर, उसे ऐसे मान लो ऐसे होता है स्क्वायर, उसके ऊपर एक कॉइल लपेटी गई है बहुत सारी, और नीचे भी एक कॉइल लपेटी जाती है, और ये दूसरी कॉइल तुम्हारे सामने ऐसे लपेटी गई, ठीक है। चाहे तो उतने ही टर्न्स की रख लो, या उससे कम टर्न्स की, उससे ज्यादा टर्न्स की, जैसा आप चाहो वैसा रख सकते हो, ठीक है। तो मान लो ऐसे से, ज्यादा टर्न्स है कम टर्न्स है, ऊपर की तुलना में ज्यादा टर्न्स है। और यहां से आप कोई अपना वो जो रेजिस्टेंस वगैरह जोड़ना होता है जोड़ देते हो, बल्ब वगैरह चलाना होता है वो चला देते हो। फिलहाल आप ऐसे नहीं करते हो, आप इसको अभी ओपन रखिए बस, है ना। यहां से आप, तो ये हो जाएगा, यहां से मिल रहा है तो आप इसका नाम दे दोगे इनपुट, निवेश हो रहा है। और यहां से आप बाहर को अचीव करेंगे तो इसका नाम आप अपने आप रख दोगे आउटपुट। और इस कॉइल का नाम हो जाएगा प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। इस कॉइल का नाम हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल, यानी द्वितीय कुंडली हो जाएगी। अच्छा, इसमें फेरे हो जाएगा फिर एनपी, फेरा कितना हो जाएगा? अरे इसमें फेरा कितना होगा यार? एनपी तो होगा। और इसमें फेरा क्या हो जाएगा? एनएस। एस फॉर सेकेंडरी और पी फॉर प्राइमरी। पी फॉर पावर नहीं है, पी फॉर क्या है? प्राइमरी। प्राथमिक कुंडली में फेरे एनपी है और द्वितीयक में एनएस है। अब इसमें क्या होता है, उसको एसी मेन से जोड़ा, अब उसकी फ्लक्स में जो भी चेंज आएगा, सबको पता है अल्टरनेटिंग करंट वैल्यू चेंज होती रहती है, जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मिनिमम, मतलब मैक्सिमम नीचे जाती है, फिर जीरो आती है, लगातार क्या होती रहती है? चेंज होगी। तो इससे जो बंधा हुआ फ्लक्स है वो भी बदलेगा। अरे बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो उससे बंधा हुआ फ्लक्स जो उसके ठीक बगल दूसरी, ध्यान से देखो, दोनों कॉइल पास पास रखी गई है, देखो जरा, कौन से फिनोमेना, कौन से इंडक्शन की याद दिला रहा है? सेल्फ या म्यूचुअल? सेल्फ या म्यूचुअल? क्या ये अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना को याद दिला रहा है? अन्योन्य प्रेरकत्व ही तो है। एक में करंट चल रही है, दूसरे में करंट नहीं चल रही है, बट एक की करंट में चेंज आने की वजह से दूसरे में करंट आ जाए, इस फिनोमेना को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरण। और अगर इसमें करंट मैंने चेंज करा और इसमें करंट मैंने पाया तो इसे कौन सा घटना कहा जाएगा? अन्योन्य प्रेरण। और यही काम है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? अरे कौन से सिद्धांत पे काम करता है? किस सिद्धांत पे काम करता है? अन्योन्य प्रेरण, यानी म्यूचुअल इंडक्शन के काम पर, एमआई पर। ये बेस है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। करते क्या है, एक कुंडली को जोड़ा जाता है मेंस से, जहां से सप्लाई मिल रही होती है, और दूसरी कुंडली को जोड़ा जाता है कहां से? जहां सप्लाई देनी होती है। ये ट्रांसफार्मर वही है जो तुम्हारे घरों में खंभों वगैरह के पास रखा गया होता है। कहीं से सप्लाई आ रही होती है बड़ी वाली, ध्यान से देखो, वो बड़ी वाली सप्लाई तुम अपने घर में सीधे नहीं ले लेते, कि वो आ रही 33,000, बोलते ना 33,000 11,000, सीधे सप्लाई लाओ टीवी चला दो। उसको किसमें उतारा जाता है? तो वो एसी मेंस जहां से बन के आ रही है बिजली, वो पहले इसमें गिरती है, इसमें गिरने के बाद हमें यहां पर मिलती है, फिर उसको हम कम ज्यादा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। बस समझे ना? तो असली में क्या काम कर रहा है? अगर सोचो ये ना हो, डायरेक्ट हमको लाइट मिले तो खतरनाक है,
क्या ये डेंजरस है नहीं डेंजरस है? अगर ट्रांसफार्मर हटा दिया जाए और जो 33,000 वहां से आ रहे डायरेक्ट तुमको दे दिया जाए, 11,000 जो आ रहा है तुमको डायरेक्ट दे दिया जाए, पॉसिबल है क्या ऐसा? क्या ये सही होगा? बताइए सही होगा? ये खतरनाक होगा। तो उस खतरा से बचाने के लिए कौन आया? भगवान है। ये ट्रांसफार्मर जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल इसका है म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण इसका सिद्धांत है। काम क्या करेगा? वर्किंग। काम क्या करेगा? ये काम क्या करेगा? मान ले ध्यान से देख, ये ट्रांसफार्मर कैसा नजर आ रहा है? कैसा नजर आ रहा है? मतलब अच्छा या खराब? क्यों खराब? तुझे क्या पता खराब है कि अच्छा? वो तो मैं बताऊंगा ना, तुझे क्या पता? इधर देख, इधर क्या ऊपर फेरा कम है तो ऊपर फ्लक्स में जो भी चेंज आएगा डी फाई अपॉन डी टी जो भी आएगा इंटू एलपी, और नीचे जो भी होगा, मान ले फ्लक्स में कोई लॉस ही नहीं हुआ तो जो ऊपर फ्लक्स में चेंज वही नीचे फ्लक्स में चेंज बराबर होगा, बगले बगल रखी हुई है तो फ्लक्स में कोई लॉस ना हो रहा हो। लेकिन इसमें फेरा कितना है? एनएस, और इसमें एनपी। तो जो तुझे आउटपुट मिलेगा ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? ज्यादा। कैसा मिलेगा? सोच, इसको रिवर्स करा जाए तो दूसरे तरीके का ट्रांसफार्मर एक और बनाओ। अपने हाथ में है ट्रांसफार्मर बनाना, ऊपर आपने कर दिया ज्यादा फेरे, ऊपर क्या कर दिए? ज्यादा फेरे, ये ऊपर ज्यादा फेरे, और इसको जोड़ा किससे? अरे प्राइमरी से एसी मेंस। किससे जोड़ा आपने? एसी मेंस से जोड़ा। इसको जोड़ा तुमने एसी मेंस से, वही v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ा, जो भी तूने जोड़ा। तो ये तुम्हारा हो गया प्राइमरी और ये तुम्हारा हो गया एन पी, और सेकेंडरी तुमने ऐसे लगा रखा है। सेकेंडरी से बताओ तुम्हें ज्यादा वोल्टेज मिलेगा कम वोल्टेज? ज्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज इन कंपेरिजन टू दिस। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्या दोनों ट्रांसफार्मर अलग अलग हो गया? यहां से पता चला ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, दो तरीके का। एक वो जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, एक वो जो वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज ज्यादा देगा, और एक वो जो वोल्टेज को खाएगा। देख आया ज्यादा और दिया कितना कम। एक वो जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, दूसरा वोल्टेज को घटाएगा। जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं उन्हें कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। कैसे ट्रांसफार्मर? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई का मतलब ऊंचा करने वाला, वोल्टेज को उठाए, वोल्टेज को देखो इसलिए लिखा है अप। थोड़ा भी वोल्टेज आ रहा है ना उसको ज्यादा करके देने का काम करेगा, उसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सोच बगल वाला कैसा है, स्टेप अप या स्टेप डाउन? स्टेप डाउन। तो इसका नाम होगा स्टेप डाउन, यानी ये वोल्टेज को बढ़ाएगा या घटाएगा? इसका नाम है अपचाई। कैसा ट्रांसफार्मर? अपचाई ट्रांसफार्मर। और ये है उच्चाई। अपचाई की खास बात सेकेंडरी में फेरे ज्यादा या कम? अपचाई की खास बात सेकेंडरी में फेरे ज्यादा या कम? सेकेंडरी में फेरे कम और प्राइमरी में ज्यादा। ये तुझे याद रखने वाली चीज है। इसमें देख किसमें फेरे ज्यादा है? सेकेंडरी में ज्यादा है, प्राइमरी में कम है। ये होता है डिफरेंस बिटवीन ऊंचाई ट्रांसफार्मर एंड अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं अभी सब लिखेगा तो डोंट वरी, कुछ मत परेशान हो। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या चीज है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, या फिर हाई वोल्टेज को वोल्टेज को कम ज्यादा करेगा। अच्छा वोल्टेज कम ज्यादा करेगा तो सबको पता है पावर बराबर VI होता है। पावर बराबर क्या होता है? तो पावर तो कौन, जो भी पावर बनी होगी, जो भी विद्युत शक्ति उत्पादन हुई होगी, जितनी शक्ति की 22,000 वाट 11,000 वाट जो भी उत्पादन हुआ होगा वो तो फिक्स होगा ना, यानी क्या चीज कांस्टेंट रहा होगा? पावर। और तूने क्या ज्यादा रखा है? भी ज्यादा रखा है, तो आई क्या रहेगा उस टाइम पर, ज्यादा या कम? अगर भी बढ़ेगा तो उस हिसाब से आई ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? क्योंकि पी क्या है? जो भी शक्ति उत्पादन हुई है, जो भी जिस शक्ति से भेजी जा रही है, ये कांस्टेंट है, तो भी ज्यादा होगा तो आई क्या होगा? कम होगा। यानी ये क्या काम करता है उसको देखो लिखा है वर्किंग में क्या काम है मैं हिंदी में बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, उसके बाद इंग्लिश वाला भी बता दूंगा। ये उच्च विभव वाली ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च विभव वाली, अब पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट कम होगा या ज्यादा होगा? करंट कम होगा। उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, निर्बल AC को उच्च विभव वाली, इसमें आ रहा है ना, उच्च विभव वाली निर्बल AC को किसमें कन्वर्ट करता है? डायरेक्ट प्रबल AC में लिखेगा तू। निम्न विभव वाली प्रबल AC में कन्वर्ट करेगा। दूसरा क्या हो सकता था? दूसरा में क्या लिख सकता था बताइए जरा?
दूसरा मैं क्या लिख सकता था, क्या इसका जस्ट उल्टा लिख सकता था? अच्छा, इसको करने वाले का नाम क्या है, उच्चाई या अपचाई? अपचाई। ये काम कर रहा है हायर पोटेंशियल वाली वीक एसी को लोअर पोटेंशियल वाली स्ट्रॉन्ग एसी में कन्वर्ट कर रहा है। और इसका मतलब है, और तुम्हें पोटेंशियल के बेसिस पर बताना है, करंट के बेसिस पर नहीं बताना है। तो पोटेंशियल को याद रख अच्छे से, उच्च विभव को निम्न विभव में, हायर पोटेंशियल को स्टेप डाउन, स्टेप, अगर भी घटा तो स्टेप डाउन, अगर भी बढ़ा तो स्टेप अप, या फिर या दूसरा क्या लिख सकता है, निम्न विभव वाली, निम्न विभव वाली कौन सी, प्रबल एसी या दुर्बल एसी? निम्न विभव वाली प्रबल एसी को किसमें बदलेगा, उच्च विभव वाली, उच्च विभव वाली प्रबल एसी को किसमें कन्वर्ट करेगा, दुर्बल एसी में। ये इसका काम है, कन्वर्ट करता है। क्या ये विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? ये उत्पादन करता है। क्या ये जो मिला उसको बदलता है? ये रूपांतरण करता है, उत्पादन नहीं करता। इस चीज को याद रखिएगा, ऊर्जा को कम ज्यादा करता रहता है, रूपांतरण करता रहता है, उत्पादन नहीं करता। इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में तुम्हारे पास सवाल आ सकता है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आएगा हाँ ट्रांसफार्मर हमारे घरों में रखा है, मतलब हमारे घर के बाहर रखा हुआ है ट्रांसफार्मर, और तू सोचा हाँ बढ़िया है, वहां से लाइट आ रही है, मतलब विद्युत ऊर्जा बन रही है वहां पर, और तू ये सोच के तू घर पे टिक कर मार के आ जाए कि हाँ ये एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। नहीं, ये एनर्जी को क्या करता है, जो एनर्जी इसको मिल रही है उसको कम ज्यादा घटाता बढ़ाता रहता है। और किसको किसको घटा के, भी बढ़ाएगा तो करंट घटा देगा, करंट बढ़ाएगा तो, करंट अगर बढ़ाएगा तो भी घटा देगा, वो करता रहता है। इस चीज को याद रखिए। समझ में आया? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या क्या काम कर रही है, उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में, या फिर निम्न विभव वाली प्रबल एसी को उच्च विभव वाली दुर्बल एसी में बदलता है। पहले प्रकार का परिवर्तन करता है अपचाई, और दूसरे प्रकार का परिवर्तन करता है उच्चाई। और इस डिवाइस का नाम है ट्रांसफार्मर। लिखो डेफिनेशन सब लोग, डेफिनेशन लिखो, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, समझ में तो आया पूरा सब कुछ, समझ में आया ना पूरा? हाँ, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, ऐसी युक्ति है जो, और तुम्हारे सामने लिखा है स्क्रीन पर, इधर देख, है ना? ठीक है, जो क्या लिखा तुम लोगों ने, जो तुम लोग ये लिख सकते हो ना, उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली, निर्बल लिखा है यहाँ पर, निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में, अथवा यहाँ अथवा लिख देना, है ना? तुम लोग लिखो व्हिच कन्वर्ट्स weak AC of weak 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 AC of higher potential, weak AC of higher potential into किसमें, weak AC of higher potential into strong AC of lower potential, स्ट्रॉन्ग एसी ऑफ लोअर पोटेंशियल। और दूसरा क्या करता है, और क्या कर सकता है, वही थोड़ी कर रहा है, और क्या लिख सकते थे, और स्ट्रॉन्ग एसी ऑफ लोअर पोटेंशियल इनटू, और स्ट्रॉन्ग एसी ऑफ लोअर पोटेंशियल इनटू weak AC of higher potential, weak AC of higher potential। लिख लिया, कंप्लीट, एवरीथिंग इज करेक्ट। अब क्या लिखोगे, अब इसमें क्या लिख सकते हो, लाइन छोड़ करके क्या लिख सकते हो, पहले प्रकार का परिवर्तन अपचाई करता है, और दूसरे प्रकार का परिवर्तन उच्चाई करे। अरे यार उसमें देख, उच्च विभव से निम्न विभव आ रहा है तो अपचाई होगा, इसमें निम्न विभव से उच्च विभव जा रहा है तो उच्चाई होगा। तो इसमें लिखोगे द फर्स्ट चेंज या फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जो लिखना चाहो, द फर्स्ट चेंज कॉज्ड बाई, पहला परिवर्तन किसके द्वारा होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, स्टेप अप या स्टेप डाउन, देख लो,
तुम लोग देखो अपनी डेफिनेशन पढ़ो, वहां से बताओ क्या लिखा है, वीक एसी ऑफ हायर पोटेंशियल इनटू स्ट्रॉन्ग एसी ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से कहां आ रहे हो, तो स्टेप डाउन, फर्स्ट चेंज इज कॉज्ड बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड सेकंड चेंज इज कॉज्ड बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आसान था, कुछ समझ में आया? क्यों, कुछ दिमाग में बैठा क्या चीज है ये? ट्रांसफार्मर केवल एनर्जी को कम ज्यादा करता है, स्टेबलाइजर समझ ले, ये कम ज्यादा करता है, ये उत्पादन, इट डोंट प्रोड्यूस एनर्जी और करंट, जो आ रही है उसी को घुमा घुमा के भेज दिया तुम्हारे पास। अब सोच के बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। चलो बाद में करता हूं, एक न्यूमेरिकल के बेसिस पर करवाऊंगा और पूछूंगा, अभी पूछूंगा तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। डायग्राम बनाना चाहना तो बना सकते हो रफली, है ना, ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा, यहाँ पर तुम जो चाहो तो वो कर सकते हो, है ना, अपना वो जी भी लगा के चेक कर सकते हो आ रही नहीं आ रही है। और स्टेप अप ये मत करना, नहीं तो तुम जाओ आवाजें कहाँ है देखे तो था, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर ढूंढना, ठीक है। इसमें ये डायग्राम बनाने के साथ साथ, है ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन, NS NP, डायग्राम अच्छा बनाना सब लोग, ठीक है। इसकी खास बातें जो जो है वो मैं बताऊंगा बाद में, रफ्तार के साथ इसको उतार लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि जैसे कि एसी चलना शुरू हुई, तो अगर ये माने कि कोई फ्लक्स लॉस नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, अगर ये माना जाए, ठीक है, अगर ये माना जाए, तो इसका जो भी फ्लक्स जमा होगा, इसमें जो भी बनेगा वो एसोसिएट होगा इससे, क्योंकि वो एक डिब्बे में पैक रहता है ना, और वो ये जो क्रोड होती है उसी क्रोड पर, है ना, लपेटा जाता है, पहली कॉइल और दूसरी कॉइल पास पास रखी जाती है, ठीक है, पास पास रखी जाती है। तो जो भी उसमें फ्लक्स में चेंज होगा एसोसिएट होगा इससे भी, वही शायद उतना ही चेंज हो, कहीं कम ना हो, लॉस ना हो। कैसा पॉसिबल है लॉस बिल्कुल ना हो? कुछ ना कुछ तो दीवारों के पास चला ही जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? ऐसा थोड़ी है कि जितना ऊपर बना उतना ही नीचे जाए। बट अगर आइडियल मान के चले आदर्श स्थिति में, तो क्या जितना यहां से चेंज आएगा क्या उतना ही चेंज इसमें से भी आएगा? अगर मैं बात करूं केवल ऊपर वाले की, केवल पहले कॉइल में, फॉर प्राइमरी कॉइल, फॉर प्राथमिक कुंडली के लिए अगर मैं बात करूं, तो प्राथमिक कुंडली में जो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ई प्राइमरी, ई लिखा जाएगा -n प्राइमरी इंटू d∅/dt। ये समझ में आया कहां से आया? ये फार्मूला कभी पढ़ा था तुमने? याद कर, EMI पढ़ा था, EMI का सबसे पहला टॉपिक, फैराडे लॉ, फैराडे का फल, माइनस क्या है, इट ऑलवेज अपोज द कॉज हुजेस प्रोड्यूस इट, जिसने इसे बनाया है उसी को मारती है, ठीक। ये तो हो गया प्राइमरी कॉइल। दूसरी कॉइल कौन सी है? फॉर सेकेंडरी कॉइल, उसमें जो आएगा ES -NS d∅/dt। ये मुझको बात बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आई और मुझे अच्छा लगा। अब अगर मैं ये मानूं कि जो अगर कोई फ्लक्स लॉस वगैरह कुछ ना हो, तो जो फ्लक्स इसमें चेंज हुआ होगा वही इसमें भी चेंज हुआ होगा, यानी ये वाला फंक्शन सेम रहने वाला है। देख ध्यान से, मैंने जानबूझ के सेम रखा भी है, बाय डिफॉल्ट क्या रखा गया है, सेम रखा गया है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रखा है मैंने। तो इसलिए अगर मैं इसको लिखूं कि इफ देयर इज नो फ्लक्स लॉस, अगर फ्लक्स में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर समान है, अगर फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या है, समान है, यदि कोई फ्लक्स मतलब कोई फ्लक्स लॉस ना हो, अगर कोई फ्लक्स लॉस ना हो, तो ये दोनों सेम होगा। ये दोनों क्या होगा? दोनों का रेशियो लो, ES/EP, ES/ इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, क्या आएगा, NS/NP, NS/, और ये गया, ये नहीं गया, तो तुम्हारे पास एक बढ़िया सा फार्मूला निकल के आया, ES/EP इक्वल टू NS/NP। इसको एक और बढ़ाया जाता है, अगर ये माना जाए इसका अपना रेजिस्टेंस बहुत कम हो और इसको किसी से ना जोड़ा गया हो, किसी से ना जोड़ा गया हो, या जिसको जोड़ा भी गया हो तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, मतलब बात वही कंजूसी वाली ही हो रही है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो और इसको किसी बाहर सर्किट से जोड़ा, भले आउटपुट तुमने लिख रखा है लेकिन आउटपुट वैसे बस बना रहने दो, तो जो यहां वोल्टेज आएगा ना वही वोल्टेज यहां भी रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है वोल्टेज, लेकिन ये है कि VS रेशियो कैसे लिखा जाता है मैं वो लिख के दिखा रहा हूं, वो समझो। इसको और अगर आगे एक्सटेंड करा जाए तो लिखा जाता है VS/VP इज इक्वल टू ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। ये फार्मूला तुम्हारे लिए आता है। V क्या है? सेकेंडरी निर्गत वोल्टता, ये क्या है? निवेशी वोल्टता।
इनपुट वोल्टेज और ये है गधे, ये इनपुट है पक्का, सच में पक्का है ना, ये इनपुट है और ये आउटपुट। ये इनपुट वोल्टेज है नहीं, ये है अंदर का उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये क्या चीज है? अंदर का उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ये प्राइमरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ है और ये प्राइमरी कॉइल का इनपुट वोल्टेज है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ये कब लिखा गया? ये तब लिखा गया, इनका रेशियो सेम आएगा क्योंकि जितना आपने लगाया, कोई फ्लक्स लॉस नहीं किया, तो ES अपॉन EP जो भी आया वो किसके बराबर आया? NS अपॉन, और जो तुम्हें मिला और जो तुमने लगाया उसका रेशियो भी यही आता है, इसलिए इसको लिखा गया। इसको लिखा जाता है स्मॉल r, स्मॉल। इस सबको क्या लिखा जाता है? स्पेशली इसको स्मॉल r कहते हैं। इसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिणमन अनुपात। जहां R को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, परिणमन अनुपात कहा जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये R की वैल्यू दोनों के लिए, चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, दोनों के लिए एक ही होगी कि अलग अलग? क्यों अलग अलग होगी? बताइए जरा। तो ये सब छोड़िए, ये इधर से NS अपॉन NP से देख। अगर स्टेप अप की बात करोगे तो फॉर स्टेप अप ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन ज्यादा होता है, NS या NP? क्या NS इज ग्रेटर देन NP? तो NS तो ऊपर है और NP R एक से ज्यादा एक से कम, NS ज्यादा NP कम, तो R इज ग्रेटर देन 1। और अपसाइड ट्रांसफार्मर के लिए, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपसाइड ट्रांसफार्मर कौन ज्यादा होता है, NS या NP? NP इज ग्रेटर देन NS, अब तू करेगा NS अपॉन NP ज्यादा है कम है? NP और NS कम है, तो ओवरऑल क्या आएगा? R एक से बड़ा एक से कम, ये ज्यादा हो गया ये कम हो गया, तो एक से। ये तुम्हारे MCQ का क्वेश्चन था जो तुमसे पूछा जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू क्या होती है, एक से ज्यादा एक से कम एक के बराबर। आइडियल के लिए कितना होगा? सोच, अगर आइडियल के लिए बात करें तो कह सकते हैं 1 होगा। कभी मत सोचना ये सब, या तो 1 से ज्यादा होगी या तो 1 से, हमेशा ये याद रखना। ये उतार, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें पूरा लैंग्वेज में लिखना चालू लिख सकते हो तुम। प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीयक में इतना, यदि कोई फ्लक्स लॉस ना हो, यदि फ्लक्स में कोई हानि ना हो, तो इफ देयर इज नो फ्लक्स लॉस, तो बस सीधे ये आएगा और वो ऐसे आएगा। हो गया ना? R को क्या कहा जाएगा? NS अपॉन NP, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जो ट्रांसफार्मर बना रहे हो उसमें इस रेशियो को ध्यान देना पड़ेगा, और रेशियो को ध्यान दोगे तभी बना पाओगे। इसीलिए इसका नाम है परिणमन अनुपात। कि असली परिणाम कहां से आएगा, अच्छा रिजल्ट कहां से आएगा, वो यहां से बताया जाता है। समझ में आया सवाल? ये था तुम्हारे पास, आसान था, कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल आता है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल आएगा तेरे लिए, इस पर बहुत कठिन न्यूमेरिकल नहीं आएगा। देखोगे उड़ा दोगे। तुम्हारे यूपी बोर्ड में तो सीधे सवाल आता है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। तो तुम्हें ये सब जैसे मैंने लिखा है तुम्हें लिखना आना चाहिए। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो प्रकार में दोनों डायग्राम बनाएगा तू, ऊंचाई और अपचाई, स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो दोनों बनाएगा और उसके बाद ये सॉल्व करेगा। परिणमन अनुपात, परिणाम नहीं लिखना है, परिणमन अनुपात, उसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। Where R is called ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। हो गया क्या ये? अरे लिख पाए इसको? यदि कोई फ्लक्स लॉस ना हो तो ये, और इसमें ये कब आता है? अगर प्राथमिक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस बहुत कम हो और सेकेंडरी को किसी से ना जोड़ा गया हो, या जोड़ा भी गया हो तो बहुत कम रेजिस्टेंस वाले एलिमेंट से जोड़ा गया हो, तब ये आता है। समझ में है ना? ये कब आएगा? लिख लिया? पावर के बारे में लिखें।
पावर लिखो, पावर। अगला इसमें एक और टॉपिक पढ़ाया जाता है, ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट। हो गया क्या? एकदम बढ़िया से समझ में आया है? समझ आया नहीं आया? अगर तू ध्यान से देख तो इस सवाल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये पूरा समझने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे इसमें थोड़ा सा जो और बचा हुआ है पावर को लेकर के पढ़ते हैं, ठीक है। मान लो पावर लगाई गई कितनी, अच्छा जो पावर होगी वो क्या लिखी जाएगी? प्राइमरी प्राइमरी, वीपी आईपी कौन सी पावर होगी सोच के बताओ। पावर जो होगी वो वीपी आईपी ही तो होगी, या कुछ ज्यादा या कम? वीपी आईपी ही तो होगी जो इनपुट पावर है। अब हम लोग स्टडी करते हैं पावर को लेकर के, शक्ति पावर। पावर में क्या है? दो तरीके की, एक पी इनपुट और दूसरी पी आउटपुट। एक निवेशी शक्ति और दूसरी निर्गत शक्ति। निवेशी शक्ति कैसे बताई जाएगी? निवेशी शक्ति वीपी आईपी। समझ में आया कहां से आया? निवेशी शक्ति कहां से आएगी? वीपी। सोच आउटपुट कैसे बताया जाएगा? आउटपुट कैसे आएगा? वीएस आईएस। ये समझ में आया? और अगर ये मैं मानूं कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, कैसा ट्रांसफार्मर है? आदर्श, एक आइडियल, तो जितनी शक्ति इसको आपने दी उसमें कोई शक्ति लॉस, कोई पावर लॉस, उतनी ही ये वापस यहां से भेज देगा बाहर, उतनी ही ये बाहर भेज देगा। बात समझ में आई? समझ नहीं आया तुम लोगों को ये चीज? जल्दी सोच के बताओ। ये टॉपिक समझ में आया? क्या चीज है ये? पावर को लेकर जो मैंने बात लिखी, पावर को लेकर के, उसमें क्या बात समझ में आई? जल्दी सोचो। पावर को लेकर के पी इनपुट यानी पी ऑफ प्राइमरी और पी आउटपुट यानी पी ऑफ सेकेंडरी। अगर मैं ये मानूं कि एक अच्छा ट्रांसफार्मर है, दुनिया का सबसे अच्छा ट्रांसफार्मर मेरे यहां लगा हुआ है, तो जितनी शक्ति इसको मिली होगी उसमें से कहीं खर्चा नहीं करेगा और सारी की सारी शक्ति भेज देगा इसको और ये बाहर भेजेगी। ये समझ में आई ये बात? क्या चीज बताई जा रहा है? तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर्स, एक अच्छा ट्रांसफार्मर, बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर के लिए क्या लिखा जाएगा? पी, बताओ जल्दी से। पी ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू पी ऑफ सेकेंडरी, तो लिखा जाएगा वीएस आईएस। वीएस आईएस बराबर वीपी आईपी। तो यहां से वीएस अपॉन वीपी बराबर क्या हो जाएगा? वीएस अपॉन वीपी बराबर आईपी अपॉन, क्या इससे पहले नया फार्मूला, इससे पहले जो फार्मूला पढ़ा था याद कर, इससे पहले जो फार्मूला तुमने पढ़ा था, वीएस अपॉन वीपी इज इक्वल टू ईएस अपॉन ईपी इज इक्वल टू एनएस अपॉन एनपी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू, इट कैन बी आल्सो रिटन एज आईएस अपॉन आईपी या आईपी अपॉन आईएस। आईपी अपॉन केवल किसके लिए चेंज हुआ? केवल किसके? सेकेंडरी, अरे प्राइमरी। केवल किसके लिए चेंज हुआ? करंट के लिए। केवल किसके लिए चेंज हुआ? करंट के लिए। दिस इज योर फाइनल फार्मूला। अगर कोई शक्ति लॉस, नो पावर लॉस, आइडियल, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर के लिए बात करी जाए, ऐसा पॉसिबल है कि जिसकी इफिशियंसी 100% हो, जितनी पाया उतनी सबमिट कर दिया, ले जा, ऐसा पॉसिबल है? किसी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% हो सकती है। तुझे 11th में पढ़ाया गया होगा, कोई भी इंजन, कोई भी हीट इंजन 100% इफिशियंसी नहीं दे सकता। उसकी इफिशियंसी ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, एक में से कुछ घटकर ही आती थी, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। थर्मोडायनेमिक्स याद आया कुछ? वैसा ही कुछ है। उतार दिया क्या? उतर गया? इफिशियंसी लिख ले, दक्षता, इफिशियंसी, दक्षता को किस लेटर से लिखा था इससे पहले क्लास 11th में? हाँ, कार्नोट इंजन वगैरह, कुछ इंजन वगैरह, कार्नो इंजन वगैरह पढ़ा था, याद कर अगर तुझे याद हो तो। 11th में थर्मोडायनेमिक्स में, है ना? फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ जब इसे पढ़ाया जाता है तुमको, जीरो लॉ में तो कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बट जब तुमको पढ़ाया जाता है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, तो उस समय तुम्हें ये सब बताया जाता है।
याद नहीं है तुझको? इफिशियंसी को किस लेटर से लिखते हैं? ईटा। दक्षता को किस लेटर से लिखा जाता है? ईटा। अरे तुझे याद होगा 1-T2/T1, 1-Q2/Q1 जैसा फार्मूला आता था, एक में से कुछ घटकर ही आता था। क्लास की हो तो जानो बेटा, जब पढ़ा नहीं है, जीवन बर्बादी किया है, तो कहां से आएगा? ईटा कैसे बताया जाता है? किसके रेस्पेक्ट में? दक्षता कैसे बताई जाएगी? किसके रेस्पेक्ट में बताओगे? आउटपुट के रेस्पेक्ट में या इनपुट के रेस्पेक्ट में? किसको साक्षी मानकर बताओगे? किसको साक्षी मानकर बताओगे कि दक्षता कितनी है? दक्षता कैसे बताई जाएगी? मैं बहुत ये नहीं पूरा रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा हूं, अपना कॉमन सेंस लगा के बता, क्या हो सकती है दक्षता, इफिशियंसी क्या हो सकती है, कैसे बताई जा सकती है? कि इसकी काम करने की क्षमता कितनी है? जल्दी सोचो। किसको साक्षी मानोगे? रेस्पेक्ट किसको लोगे? मैंने इसको दिया 100, इसने मुझे दिया कितना? 80, तो दक्षता ही 80%। तो रेस्पेक्ट में किसको लिया गया? जितना दिया, जितना दिया, मतलब इफिशियंसी बताई जाएगी। इफिशियंसी बताएगी आउटपुट पावर। कैसी पावर? निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट। अरे जितना दोगे तुम इनपुट पावर। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने कहा कि मैंने उसको 100 एनर्जी दिया, रुक जा समझ ले तू, 100 एनर्जी दिया और उसने मुझको बनाकर दिया केवल 80। कितना बना के दिया? तो तुम क्या बताओगे उसकी इफिशियंसी 100 है कि 80 है? ये 180 है। इफिशियंसी कितनी बताओगे? 100 है, 80 है या 180 है? 80 है ना। 100 में से कितना दिया तेरे को? 80, यानी 80/100। 80/100। 80 छोड़ दे, 80 अलग रख, इंटू 1/100। 1/100 का मतलब क्या? परसेंटेज होता है। इफिशियंसी आ गई 80%। इस तरीके से बताया जाता है इफिशियंसी। दक्षता बताने का तरीका क्या है? आउटपुट कितना मिला मुझे और कितना इनपुट मैंने लगाया है। इसी बेसिस पे तुमको पढ़ाया जाता है अब्जॉर्प्शन पावर वगैरह पढ़ाया गया था, अवशोषण क्षमता वगैरह, कितना आकर उसके सरफेस पे गिर रही है, कितना उसने ऑब्जॉर्व किया। ऑब्जॉर्व बटा टोटल। तो जब कुछ याद ही नहीं। 11th का तुम कुछ याद करके बैठे नहीं, सब डिलीट करके बैठे रहते हो कि नहीं मेमोरी लेकर के 12th में जाएंगे और गधे मजदूरी करेंगे, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा तो गधे जैसे डैचू डैचू करोगे, और ये तुम समझ में नहीं आ रहा। वो कर रहे हो, करना पड़ेगा, मजबूरी तुम्हारी है, तुम मजबूर हो उससे, अकल से, दिमाग से, सब तरह से तो पैदल हो, क्या करो। तुम्हें ये बात रजिस्ट नहीं कर रही है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। जब तक तुम ये समझ नहीं पाओगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। केवल कितने महीने बचे? नवंबर, दिसंबर और जनवरी, केवल 3 महीने। ये देखने में 3 महीने निकल जाएंगे। विंटर वेकेशन आएगा, प्रैक्टिकल्स होंगे, बोर्ड, प्री बोर्ड होगा, खत्म कर दिया तुम्हारा 3 महीने में से 1.5 महीना तो ऐसे ही चला गया। चलो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो ईटा इज इक्वल टू लिखा जाएगा। अरे निवेशी शक्ति कितनी है? कहां है फार्मूला? ये कितना मिला तुमको? VS/IS अपॉन VP VP/IP। जी आ गया तुम्हारा सवाल, ठीक है। ये आ गया तुम्हारी एफिशिएंसी। अब इसमें 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है जो कि हम बाद में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।